हाय फ्रेंड्स, आज आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मृदा। उसका हम परिचय, वर्गीकरण और समस्याएं इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला सवाल आता है, मृदा क्या है। सबसे पहले ये पूछा जाता है, मृदा आखिर होती क्या है। तो मृदा क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, क्या पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जो असंगठित चट्टानें, खनिज कण और कार्बनिक पदार्थ, तीनों चीजों की बात करते हैं। कौन कौन सी चीजें? असंगठित चट्टानें, खनिज कण और कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ हम किन किन को लेते हैं? सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके अवशेषों को। तो आप ये याद रखें, कार्बनिक पदार्थ जैसे हमारे सड़े गले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष। जल और वायु का मिश्रण, क्या जल और वायु का मिश्रण मिलकर क्या बनाते हैं? मृदा बनाते हैं। तो आप इसे याद रखें। कितनी चीजें? हमारे 5 चीजें होती है नॉर्मली मृदा के अंदर। कौन कौन सी? एक तो असंगठित चट्टानें होती है, दूसरे खनिज कण होते हैं, तीसरे हमारे कार्बनिक पदार्थ, चौथा जल होता है, पांचवा वायु होती है। बिना वायु के भी मृदा मृदा नहीं मानी जाएगी। आप इसे याद रखें। कौन कौन से? असंगठित चट्टानें, खनिज कण, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु, ये सब मिलके क्या मृदा का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी की पतली परत होती है, मतलब पृथ्वी की जितनी परतें होती है, जितनी गहराई होती है, 6,500 किलोमीटर की हमारी त्रिज्या है। मतलब गहराई तक जाएंगे तो हम 6,500 किलोमीटर तक गहराई तक जा सकते हैं, केंद्र तक। तो वहां में देखें तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे हम मृदा कहते हैं, वो बहुत ही पतली मानी जाती है। जो हमारे पौधों के विकास के लिए आवश्यक जो पोषक पदार्थ और जो हमारे पोषक तत्व और आधार है, ये सब प्रदान करने का काम करती है कौन? मृदा। जिससे हमारा सबका जीवन संभव हो पाता है। बात करें मृदा, मृदा एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। मृदा एक क्या है? प्रक्रिया के तहत बनती है। और मृदा की प्रक्रिया की बात करें तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी प्रक्रिया से चलती है, जिसमें हजारों वर्ष लगते हैं। एक मृदा का निर्माण होने में कितने हजारों वर्षों का समय बीत जाता है, लेकिन खराब करने में मनुष्य उसे कुछ ही पल में खराब कर देता है। खास बात देखें तो मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है। और पेडोलॉजी क्या है? मृदा के निर्माण, संरचना, वर्गीकरण और वितरण, इन चीजों का अध्ययन करती है। पेडोलॉजी में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? मृदा के निर्माण, संरचना, वर्गीकरण और वितरण का अध्ययन किया जाता है। बात करें हमारे सॉइल साइंस की, मतलब मृदा विज्ञान की, तो मृदा विज्ञान का एक और अन्य क्षेत्र होता है जिसे एफिडोमोलॉजी कहते हैं। क्या एफिडोलॉजी कहते हैं? जो हमारे पौधों के विकास पर मृदा का जो प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करता है। क्या पौधों के विकास पर मृदा के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं किसमें? सॉइल साइंस के अंदर। तो साइंस के अंदर 2 स्ट्रीम होती है, 2 धाराएं होती है। कौन कौन सी? एक तो पेडोलॉजी, जिसमें हम क्या है? मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जिसमें 4 चीज कौन कौन से? मृदा का निर्माण, संरचना, वर्गीकरण, वितरण, इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस ये मृदा विज्ञान जिस जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? एफिडोलॉजी। एफिडोलॉजी की बात करते हैं, इसमें हमारे पौधों के विकास पर जो मृदा का प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम देखें मृदा का वर्गीकरण, मृदा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मृदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है, जैसे उसके रंग, बनावट, रासायनिक संरचना, निर्माण प्रक्रिया और क्षेत्रीय वितरण। इनके आधार पर हम मृदा का वर्गीकरण कर सकते हैं। बात करें भारत और राजस्थान में जो मृदा का वर्गीकरण है, तो हमारे वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। तो ICAR या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। तो ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना हमारा 1929 में दिल्ली में हुई थी। तो आईसीआर ने भारतीय मृदा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा। कितने? 8 भागों में बांटा भारतीय मृदा को। आप इसे याद रखें। इसके अलावा देखें तो कुछ गौण टाइप, जो सब टाइप होते हैं, वो भी वर्गीकृत किए गए हैं। जो हमारे कितने, इस तरह से देखें तो लगभग मृदा के 27 प्रकार हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे मूल रूप से हमारे 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, और गौण रूप से देखें तो 27 प्रकार की मृदाएं पाई जा सकती है। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण की, तो राज्य कृषि विभाग राजस्थान है, उसने भी हमारे राजस्थान की जो मृदा है उसका वर्गीकरण किया है। राजस्थान के राज्य कृषि विभाग ने राज्य की मृदा को विभिन्न जो उसकी क्षेत्रीय विशेषताएं, उनके आधार पर कितने 14 भागों में बांटा है। आप इसे याद रखेंगे। राज्य कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा जो राज्य की मृदा है उसको क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर 14 भागों में बांटा गया है। और ये वर्गीकरण के स्थानीय कृषि पद्धतियों और समझ के लिए अधिक प्रासंगिक है। ये जो वर्गीकरण है क्या है? स्थानीय कृषि पद्धतियों और समझ के लिए बहुत ज्यादा सही है। अब हम देखेंगे इनके प्रकार, जो 14 प्रकार है उनके, और कौन किन क्षेत्रों में वो मृदा फैली हुई है उनकी बात करें। तो श्री गंगानगर में 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी? एक तो हमारे साइरोजेम्स और रेवेरिना। आप इसे याद रखें। साइरोजेम्स और रेवेरिना प्रकार की मिट्टी हमारे श्री गंगानगर में पाई जाती है। दूसरी प्रकार की मिट्टी हम की बात करें जिसे जिप्सीफेरस कहते हैं, ये हमारे कहाँ? बीकानेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जिप्सीफेरस मतलब जिप्सम की अधिकता। जिप्सीफेरस का मतलब होता है जिप्सम की अधिकता वाली मिट्टी।
चौथी आती है हमारी कौन सी, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो हमारी इसी है, हमारे जैसलमेर बीकानेर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स पाए जाते हैं किसमें, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी में। दूसरी होती है, एक तो कैल्सी ब्राउन है, तो दूसरी कौन सी है, नॉन कैल्सी ब्राउन है। एक तो कैल्सी ब्राउन है, दूसरी नॉन कैल्सी ब्राउन। तो ये हमारे झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और अजमेर, नागौर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी, नॉन कैल्सी ब्राउन जो मिट्टी है। दूसरी अगली आती है हमारे कौन सी, नवीन भूरी मिट्टी। ये हमारे अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है कि हाँ, अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र में हमारे नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो हमारे कोटा, उदयपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें हमारे पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी आती है हमारी लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी मिट्टी की बात करें, ये हमारे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। लाल मिट्टी या लाल चिकनी मिट्टी की बात करें तो सीधा आप यहाँ से पहुंच जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उस वहाँ की जो मिट्टी है उसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा? लौह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसी वजह से वहाँ की मिट्टी का रंग लाल होता है। ये मिट्टी हमारे मक्के की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी, रेड लॉब या लाल चिकनी मिट्टी। फिर बात करें हमारे मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थल का नाम है तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में चले जाइए, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र जिसे बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। ये हमारे मुख्यतः शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे पश्चिमी जो वो मरुस्थलीय मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी आती है हमारी मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी। कौन सी, मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला क्षेत्र। कौन सा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला, जोधपुर वाला क्षेत्र है, जहाँ मरुस्थलीय बालू का मिट्टी पाई जाती है। तो रेत के टीलों से जुड़ी हुई मिट्टी होती है। ये कौन सी, रेत के टीलों से जुड़ी हुई मिट्टी हमारी कौन सी, मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी। अगली मिट्टी आती है हमारी कौन सी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर। कौन कौन सा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर वाला क्षेत्र, जहाँ जो क्या हमारे नदी घाटियों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जिनकी नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो आप वैसे भी सोच सकते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हमारी नदियां सदाबहार होती है, मतलब 12 महीने बहती रहती है, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, इनमें हमारी या तो चंबल नदी या बनास नदी, ये कोई ना कोई नदी हमेशा बहती रहती है। तो क्या, नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे लाके विक्षेपित करती रहती है, इसलिए यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर आते हैं हमारी पीली भूरी मिट्टी। ये हमारे राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर। कौन कौन से एरिया हैं, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर वाले एरिया में पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। फिर आता है ग्रे ब्राउन मिट्टी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर। कौन कौन से है, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर। इन क्षेत्रों में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये हमारे अर्धशुष्क क्षेत्र है, जहाँ की जलोढ़ मिट्टी है कौन सी, ग्रे ब्राउन मिट्टी। फिर आते हैं मध्यम गहरी काली मिट्टी। कौन सी, मध्यम गहरी काली मिट्टी की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, या मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मध्यम गहरी काली मिट्टी जो हमारी कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पाई जाती है, जो हाड़ौती क्षेत्र की रेगुर मिट्टी भी कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा, जो राजस्थान का कृषि विभाग है, तो राजस्थान का कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टी को 14 भागों में बांटा है। और 14 भाग कौन कौन से हैं, एक बार वापस नाम बता दे। पहली साइरोजेम्स, दूसरी रेवरीना, तीसरी जिप्सीफेरस, चौथी हमारी कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, पांच हमारी नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी, छठी हमारी नवीन बुरी मिट्टी, सातवीं पर्वतीय मिट्टी, आठवीं रेड लोमी या लाल चिकनी मिट्टी, नौवीं हमारी मरुस्थलीय मिट्टी जिसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, 10वां मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी, 11वां हमारा नवीन जलोढ़ मिट्टी, 12वीं हमारी पीली भूरी मिट्टी, 13वीं हमारी ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी और 14वीं और आखिरी हमारी कौन सी, मध्यम गहरी काली मिट्टी। अब हम देखेंगे जो मिट्टी का, ये मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो हमारे किसके द्वारा किया जाता है, यूएसडीए। यूएसडीए मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको किस प्रकार से बांटा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्गीकरण देखेंगे अब किसके अनुसार, यूएसडीए मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हमारे 1862 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। कब, 1862 में हमारे वाशिंगटन डीसी में हुई थी। उसके अनुसार देखें तो यूएसडीए ने मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण मिट्टी के कणों के आकार, रासायनिक संरचना, निर्माण प्रक्रिया, इन सब को आधार मान के किया है। तो आधार की बात करें कौन कौन से, मिट्टी के कणों का आकार क्या है, रासायनिक संरचना क्या है, निर्माण प्रक्रिया क्या है, इन सब को आधार मान के यूएसडीए ने मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। और ये हमारे क्या वैश्विक स्तर पे स्वीकृत और व्यापक वर्गीकरण है, मतलब ऐसा वर्गीकरण जो पूरी दुनिया मानती है। राजस्थान की मिट्टी की बात करें, राजस्थान की मृदा को इस आधार पे इस प्रणाली के तहत 5 वैज्ञानिक मृदा क्षेत्रों में बांटा गया है। कितनी, 5।
वैज्ञानिक मृदा क्षेत्रों में बांटा गया है। कई बार परीक्षा में इसी से सवाल आते हैं अधिकतर। और पांचों की बात करें, पांच कौन कौन से? पश्चिमी क्षेत्र में हमारे एरिडोसोल है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये हमारे एरिडोसोल है। जो अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो हमारे के बांगड़ क्षेत्र है, यहाँ पे एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। जो हमारे पूर्वी क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है, ऊपरी जो जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे अल्फीसोल, और दक्षिणी में और लाल लोलमी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे हमारा इंसेप्टिसोल है। और पूर्वी हमारी जो हाड़ौती का क्षेत्र है, जहाँ पे हमारी चिकनी मिट्टी पाई जाती है, काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है, वो हमारी वर्टिसोल है। तो इस तरह से देखते हैं राजस्थान के यूएसडी के अनुसार 5 प्रकार की मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। चित्र को बनाओगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। पहली मिट्टी आती है कौन सी? एरिडोसोल। एरिडोसोल मतलब पश्चिमी वाली। विस्तार की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये वाला क्षेत्र है, जहाँ मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे हमारे एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है। फिर जलवायु की बात करें तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ? शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें इस मिट्टी की, तो इसमें लवण, कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी? लवण, कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम की मात्रा अधिक पाई जाती है। जल की कमी के कारण कार्बनिक पदार्थ क्या कम पाए जाते हैं इसमें। इसमें क्या हमारे जल की कमी की वजह से कार्बनिक पदार्थ कम ही पाए जाते हैं। बात करें इसके उपसमूहों की, मतलब इसको और कैटेगराइज किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो कौन कौन से समूह बन सकते हैं? जैसे कैम्बोऑर्थिड्स, कैल्सिऑर्थिड्स, पैलियोर्थिड्स और सेलऑर्थिड्स, ये हमारे क्या इसके उपसमूह है। आप सोचेंगे कि ये कौन से समूह आ गए, परीक्षाओं में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगली मिट्टी आती है हमारे कौन सी? एंटीसोल। एंटीसोल की बात करें तो इसका विस्तार हमारे अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में है। इसका विस्तार कहाँ? हमारे अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के लगभग सभी पश्चिमी जिलों में के अंदर हमारे एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। जो पश्चिमी जिले हैं। जलवायु की बात करें तो ये मृदा हमारे शुष्क, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता की बात करें तो ये सबसे कम विकसित मृदा होती है। कौन सी? एंटीसोल मृदा क्या होती है? सबसे कम विकसित मृदा पाई जाती है, जिसमें क्या परतें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या विभिन्न प्रकार की जो बनावटें हैं वो आ सकती है, जैसे हमारी क्या रेतीली और बजरी वाली जो मिट्टी होती है, वो हमारी क्या एंटीसोल मृदा कहलाएगी। बात करें इसके बारे में एक खास बात की, तो राजस्थान में इस मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब ये मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। विशेष रूप से देखें तो पश्चिमी भाग राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन कौन सी मृदा है जो यूएसडीए के अनुसार है? तो फर्स्ट नंबर पर तो आपकी एंटीसोल आती है, फिर आती है कौन सी? एरिडोसोल, आपसे याद रखेंगे। तीसरी मृदा आती है कौन सी? अल्फीसोल। अल्फीसोल की बात करें, सोल का मतलब मृदा होती है। अल्फीसोल की बात करें तो पूर्वी राजस्थान की ओर पाया जाने वाला एक मृदा समूह है, जैसे हमारे जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के कुछ भागों में हमारे अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। कौन कौन से? जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के कुछ भागों में हमारी अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। जलवायु की बात करते हैं हमारे उपाद्र या फिर आर्द्र प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमारे आर्द्र या फिर उपाद्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा की विशेषता की बात करें जिसमें हमारा लौह और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का संचय पाया जाता है, मतलब ये चीजें ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन सी? लौह और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बात करें इसकी तो ये मध्यम से उच्च उर्वरता वाली होती है। कैसी होती है? ये मध्यम से उच्च उर्वरता वाली होती है और कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। किसके? कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। कौन सी? हमारी अल्फीसोल मृदा। फिर बात करें इंसेप्टिसोल की। इंसेप्टिसोल की बात करें तो इसका विस्तार की बात करें तो राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कौन कौन से क्षेत्र है ये हमारे? अरावली के, अरावली पर्वतीय और उसके आसपास के क्षेत्र कौन कौन से? राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वाले एरिया हमारे जिनमें इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। जलवायु की बात करते हैं मिट्टी हमारे अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। कहाँ का? अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो हमारा आंशिक रूप से विकसित मृदा होती है। इंसेप्टिसोल की बात कर रहे हैं, इंसेप्टिसोल क्या है? आंशिक रूप से विकसित मृदा होती है, जो पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। कहाँ? पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। इसमें हमारे कार्बनिक पदार्थ मध्यम मात्रा में होते हैं। कितने? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं कैसे होते हैं? मध्यम मात्रा में होते हैं। किसमें? इंसेप्टिसोल में। फिर आती है आखिरी मृदा हमारी कौन सी? वर्टिसोल। वर्टिसोल की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है? हमारे हाड़ौती क्षेत्र में, जो कोटा, बूंदी, बाराजाला और वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे वर्टिसोल मृदा की विस्तार पाई जाता है। जलवायु की बात करते हैं, ये मृदा हमारे आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में प्रदेश में पाई जाती है। ये मृदा हमारे कहाँ? आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो हमारी काली और चरणोदम मिट्टी होती है। ये कौन सी? काली और चरणोदम मिट्टी होती है, जिसमें हमारे क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। और होती क्या है ये हमारी? हाड़ौती क्षेत्र में। इसमें हमारे शुष्क मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती है। जब शुष्क मौसम आता है तब इसमें क्या गहरी दरारें पड़ जाती है।
और गीले मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। तो विशेषताओं में देखें 2 विशेषताएँ खास है, शुष्क मौसम में तो दरारें पड़ जाती है और गीले मौसम में ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। और इसकी जो जल संचयन क्षमता है, ये जल धारण क्षमता है, ये बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, एक बार सिंचाई करने के बाद जिससे इसमें एक बार सिंचाई करने के बाद लंबे समय तक सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी या सेल्फ प्लॉविंग मिट्टी भी कहा जाता है। अब ये तो हमने यूएसडी के आधार पे देख लिया, फिर हमारे कृषि विभाग के आधार पे देख लिया, तो 2 आधार पे तो हमने राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण देख लिया। अब सामान्य आधार पे देखें, जो हमारी सामान्य जनता है, सामान्य लोग हैं, उनके आधार पे देखें तो मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार होगा? मतलब क्षेत्रीय मृदा की बात करें। एक मृदा होती है, कौन-सी? बलुई या रेतीली मृदा। बात करें जिसके और क्या-क्या नाम है? इसको हम शुष्क मृदा भी कह सकते हैं, प्यासी मृदा भी कह सकते हैं। शुष्क मिट्टी या प्यासी मृदा भी कह सकते हैं। और ये किस कारण है? ये जल रिसाव होने के कारण। एक बार इसमें जल का आप मतलब सिंचाई कर दीजिए, पानी नीचे चला जाता है इसमें। ये हमारी कौन-सी बलुई या रेतीली मृदा होती है। इसलिए इसे प्यासी मिट्टी या शुष्क मिट्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार पानी देने के बाद भी इसमें पानी की कमी रहती है। निर्माण की बात करते हैं, हमारे बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के अपरदन से बनती है। किससे बनती है? बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के अपरदन से ही मिट्टी बनती है। विस्तार की बात करें तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल जैसे हमारे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी क्षेत्र। कौन-कौन से क्षेत्र है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। कौन-सी है? हमारी बलुई रेतीली मृदा। उत्पादन की बात करें तो इसमें हमारे सबसे ज़्यादा बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, मूंगफली, चना इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बलुई या रेतीली मृदा में। विशेषताओं की बात करें तो इसके कण मोटे होते हैं और जल रिसाव ज़्यादा होता है। इसमें हमारे मृदा के कण मोटे होते हैं, जिससे क्या जल रिसाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बार-बार सिंचाई की इनमें ज़रूरत पड़ती है। इनमें क्या है बार-बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और इसे प्यासी मृदा ही कहते हैं। इसीलिए इसे क्या प्यासी मृदा कहते हैं। और कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें क्या हमारे कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में बलुई मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा होता है। आगे बात करें अगली मृदा की। अगली मृदा आती है कौन हमारी भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा की बात करें तो निर्माण किससे होता है? बलुआ पत्थर से। विशेषकर हमारे लूनी बेसिन के अंदर पाए जाने वाली जो बलुआ पत्थर है उनसे हमारे भूरी रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। विस्तार की बात करें तो जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू इन क्षेत्रों में हमारी भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बात करें इसकी विशेषता की तो इसमें हमारे फास्फेट की ज्यादा अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में हमारे फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। अगली मिट्टी आती है हमारी लवणीय मिट्टी जिसे रेह या कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी लवणीय मिट्टी जिसे हम क्या कहते हैं? रेह या कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। उपनाम की बात करें जिसे रेह कल्लर कहते हैं। निर्माण की बात करें अधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं मतलब जो हमारे इंदिरा गांधी नहर वाला एरिया है या फिर ऐसा एरिया जिसमें सिंचाई बहुत ज्यादा होती है तो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में केशिकात्व जो कैपिलरी एक्शन है इस प्रक्रिया के द्वारा तो केशिकात्व या फिर कैपिलरी प्रक्रिया कैपिलरी एक्शन के द्वारा भूमि से लवण ऊपरी सतह पर आकर जमा हो जाते हैं। भूमि से क्या है लवण आके ऊपरी सतह पर आके जमा हो जाते हैं जिससे हमारे क्या भूमि के ऊपर एक सफेद परत का निर्माण होता है। भूमि के ऊपर एक सफेद परत का निर्माण होता है जिसे हम लवणीय मृदा कहते हैं। जो सफेद परत है वही हमारे क्या लवणीय कहलाती है। इसी वजह से मृदा लवणीय मृदा कहलाएगी। विस्तार की बात करें बाड़मेर, जालोर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जहाँ पे हमारी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई होती है तो वहां पे हमारे क्या लवणीय मृदा या रेह या कलर मिट्टी पाई जाती है। उत्पादन की बात करें तो इस मिट्टी से हमारे किसका उत्पादन ज्यादा होता है? तो हमारे अनार और गन्ने का। तो कुछ हद तक हमारे लवण सहिष्णु फसलें होती है कौन से? अनार और गन्ना। इसी वजह से इन क्षेत्रों में लवणीय मृदा से अनार और गन्ना का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। फिर जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसका उपनाम है हमारे कछारी मृदा, दोमट मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी। कौन कौन सी? कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी भी इसे कह सकते हैं। तो नदी घाटियों में बनने की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। कौन सा? डेल्टाई मिट्टी। निर्माण की बात करें तो नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद या नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद जैसे हमारे गाद, रेत, चिकनी मिट्टी इनसे हमारे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। विस्तार की बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा ये पूरी मैदानी क्षेत्र राजस्थान के इन क्षेत्रों में हमारे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गेहूं उत्पादन की बात करें तो गेहूं सबसे ज्यादा सरसों, राई, जौ, बाजरा क्या क्या सरसों, राई, जौ, बाजरा इनका उत्पादन हमारे जलोढ़ मृदा में ज्यादा होता है। विशेषताओं की बात करते हैं सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है कौन सी? जलोढ़ मृदा जिसमें हमारा पोटाश की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में हमारे पोटाश की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर आती है लाल चिकनी मृदा। कौन सी? लाल चिकनी मृदा की बात करें तो इसका निर्माण की बात करें तो कायांतरित चट्टानों के अपरदन से हमारे लाल चिकनी मृदा का निर्माण होता है। क्या कायांतरित चट्टानों के अपरदन से हमारे या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है इनके अपरदन से हमारे लाल चिकनी मृदा का निर्माण होता है जिसे रेड लोमी मृदा भी कहते हैं। विस्तार की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हमारे दक्षिणी उदयपुर वाला क्षेत्र है इसमें हमारे लाल चिकनी मृदा रेड लोमी मिट्टी पाई जाती है। उत्पादन की बात करें तो मक्का, चावल,
गन्ना, इनका उत्पादन हमारे लाल चिकनी मृदा में ज़्यादा होता है। बात करें इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? रेड ऑक्साइड। क्या रेड ऑक्साइड जो हमारे लाल जो क्या हमारे सॉइल क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड है, जिसे लोहा ऑक्साइड कहते हैं। तो लोहा ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यदि हम जो मैप है, तो मैप के अंदर देखें, तो एक मृदा हमारी कौन-सी मरुस्थलीय मृदा है, जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है। हमारे अरावली क्षेत्र है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में भूरी रेतीली मृदा, जो ऊपरी उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिण में हमारी लवणीय मिट्टी पाई जाएगी। तो हमारी पर्वतीय मिट्टी हमारे अरावली क्षेत्र में पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा हमारे उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र, जिसमें हमारी क्या नदी के अवक्षेप से हमारी जलोढ़ मृदा बनती है। फिर लाल पीली मृदा हमारे बीच में, फिर हमारी ये लाल काली मृदा यहाँ पे, और लाल लोमी मृदा हमारे जो उदयपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पे, और कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में हमारे कौन सी मध्यम काली मृदा पाई जाती है। तो इस तरह हम क्षेत्रीय आधार पर देखें, तो इन मिट्टियों को मैप के माध्यम से भी देखा जा सकता है। बात करें अगली मिट्टी आती है हमारी कौन सी काली मिट्टी, जो कोटा बूंदी बाला झालावाड़ में है। काली मिट्टी की बात करें, जिसे हम कपासी मृदा, मतलब कपास उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है, जिसे हम कपासी मृदा कहेंगे। ज्वालामुखी मिट्टी, मतलब बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होने की वजह से इसे ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। निर्माण की बात करें, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हमारे काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन पठार के विस्तार का हिस्सा हमारे कौन, ये हमारे हाड़ौती का क्षेत्र। विस्तार का हमारे हाड़ौती का क्षेत्र, कोटा बूंदी बारह झालावाड़, इसमें हमारी काली मृदा पाई जाती है। बात करें उत्पादन की, तो इस मिट्टी में हमारे कपास, मसाले और सोयाबीन, इनका उत्पादन काफी ज्यादा होता है। विशेषताओं की बात करें, तो इसे चरणोजम मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? चरणोजम मिट्टी भी कहा जाता है। और इसमें हमारे क्ले, मतलब चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसमें हमारे क्या क्ले अर्थात चिकनी मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक होती है, और इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, जिस वजह से एक बार सिंचाई करने के बाद इसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। इसी वजह से क्या एक बार सिंचाई करने के बाद लंबे समय तक सिंचाई की इसको आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें क्या सूखने पे दरारें भी पड़ जाती है, जो हमारी क्या स्वतः जुताई का आभास देती है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि इस मिट्टी को अपने आप ही जुत गई है। आगे देखें, अगली मृदा आती है कौन सी, लाल काली मृदा। कौन सी मिट्टी है? लाल काली मृदा की बात करें। इसका विस्तार हमारे प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कौन कौन सा, प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा क्षेत्र में हमारी लाल काली मृदा पाई जाती है। लाल और काली मिट्टी के संक्रमण क्षेत्र, मतलब दोनों मिट्टियों का इसके अंदर मिक्सचर पाया जाता है। बात करें इसकी, तो हमारे मक्का, कपास और अफीम, जो हमारे चित्तौड़ वाला क्षेत्र है, जिसमें अफीम काफी ज्यादा उगती है, तो इस क्षेत्र में हमारे जो मक्का, कपास और अफीम उगता है। कौन सी? लाल काली मृदा। अगली मिट्टी आती है लाल पीली मृदा। निर्माण की बात करें, जल योजन, जो हाइड्रेशन है, इसकी वजह से, क्या जल योजन है, हाइड्रेशन के कारण लोह युक्त चट्टानों का अपरदन होता है। क्या लोह युक्त चट्टानों का अपरदन से लाल पीली मृदा बनती है। आप इसे याद रखेंगे। क्षेत्र की बात करें, तो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर, इन क्षेत्रों में हमारे लाल पीली मृदा पाई जाती है। किस वजह से? हाइड्रेशन या जल योजन की वजह से, जो लोह युक्त चट्टाने इनका अपरदन होने से लाल पीली मृदा बनती है। अब हम देखेंगे मिट्टियों के प्रकार, तो हमने आठों के आठों प्रकार देख लिए। अब हम देखेंगे मृदा के लेके कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो मृदा की उर्वरता और उत्पादन को प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, जिनसे क्या मृदा की समस्या बनती है, जो क्या करती है कृषि उत्पादन और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बात करें कौन कौन सी समस्याएं। पहली समस्या आती है अपर्दन। तो अपर्दन है, तो अपर्दन क्या होता है? तो मिट्टी की कटाव को ही अपर्दन कहते हैं। मिट्टी की कटाव को ही अपर्दन कहा जाता है। और अपर्दन क्या होती है? तो अपर्दन वो प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे मिट्टी के कण, हवा, जल या फिर अन्य जो प्राकृतिक कारक होते हैं, या हवा, जल या फिर अन्य कोई प्राकृतिक कारक है, उनके द्वारा अपने मूल जगह से हट के दूसरी जगह चले जाते हैं। मिट्टी के कण क्या है? हवा हो, जल हो या फिर कोई अन्य प्राकृतिक कारक हो, जिसकी वजह से मिट्टी के कण अपने मूल जगह से हटते हैं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। और इसे क्या है, मिट्टी की रेंगती हुई मौत या फिर किसान की मौत भी कहते हैं, क्योंकि अपर्दन की वजह से जो उपजाऊ मृदा है, वो अपसरित हो जाती है, अपर्दित हो जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है, उसी को नष्ट करती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? किसान की मौत, या फिर हमारे रेंगती हुई मौत भी कह सकते हैं। अपर्दन की परिभाषा तो हमने देख ली। अब देखेंगे अपर्दन होता कितने प्रकार का। अपर्दन के प्रकार देखें। एक तो होता है हमारा कौन सा? परतदार अपर्दन। कौन सा परत अपर्दन? एक तो हमारा परतदार अपर्दन, एक तो होता है हमारा क्या? चादरी अपर्दन, एक होता है हमारा कौन सा? अवनालिका अपर्दन। तो 3 प्रकार के अपर्दन है। तीनों के प्रकारों को एक-एक करके देख लेते हैं। पहला अपर्दन आता है परतदार अपर्दन। बात करें किससे होता है? तो ये हमारे मुख्यतः हवा से होता है। कौन सा? परतदार अपर्दन किससे होता है? हवा से। जब हवा क्या मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है, पतली परत, उसको समान रूप से उड़ा ले जाती है। कौन? हवा। हवा क्या करती है? मिट्टी के ऊपरी परत को
क्या समान रूप से उड़ा के ले जाती है, तो इससे हमारे क्या परतदार अपरदन होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित हमारे परतदार अपरदन, जहाँ हमारे शुष्क जलवायु और कम वनस्पति आवरण होता है। जहाँ हमारे क्या शुष्क जलवायु हो और वनस्पति आवरण बहुत कम होता है, वहाँ पे हमारे परतदार अपरदन होता है। फिर चादरी अपरदन की बात करें, जिसे रिल एरोजन कहते हैं, तो किसकी वजह से होता है चादरी अपरदन? ये हमारे वर्षा के द्वारा होता है। जब तेज वर्षा का पानी ढलानों पे बहता है, या जब तेज वर्षा का पानी क्या ढलानों पे बहता है, तो मिट्टी की एक पतली चादर को बहा के ले जाता है। जैसे हमारी ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पे क्या है, जब बारिश के कण आते हैं, तो जब बारिश का पानी आता है, तो इसके ऊपर की जो पतली परत होती है, जिसे हम चादर कहते हैं, मिट्टी की चादर, उसको पानी के बहा के ले जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जिसे हम चादरी अपरदन कहेंगे। जिसमें और छोटी-छोटी उँगलियों जैसी नालियाँ भी बन जाती है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो राजसमंद, सिरोही जैसे हमारे जो पहाड़ी या फिर ढलान वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे हमारे चादरी अपरदन होता है। तीसरा अपर्दन आता है कौन-सा? गली इरोजन, जिसे हम क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन भी कहते हैं। गली इरोजन को अवनालिका अपरदन भी कह सकते हैं। बात करें किससे होता है? नदी जल के द्वारा हमारी गली इरोजन या फिर न नवनालिका अपरदन होता है। जब तेज जलधाराएँ मिट्टी में क्या जब तेज जलधाराएँ मिट्टी में गहरी और चौड़ी नालियाँ मतलब गुलियाँ बना लेती है, हमारे अवनालिका अपरदन होता है। जिससे क्या होता है? भूमि कृषि योग्य नहीं रह पाती और इससे क्या है? ये हमारी मिट्टी के कटाव का सबसे गंभीर रूप होता है। कौन-सा? अवनालिका अपरदन। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चंबल बेसिन में, जिसमें कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। इसमें सबसे ज़्यादा कौन-सा? अवनालिका अपरदन। जहाँ चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। यदि आप चाहेंगे तो बीहड़ भी आसानी से देखने को मिलेंगे। बात करें राजस्थान में हवा के द्वारा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है और खासकर कहाँ पे तीनों प्रकार के अपरदन थे, तो उसमें हवा के द्वारा का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है और पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे मरुस्थल के दूसरे कौन-कौन से कारण हैं, उनकी बात करें मुख्य कारणों की। तो हमारे वृक्षों की कटाई मतलब वृक्षों का अतिदोहन अपरदन का मुख्य कारण है। अत्यधिक पशुचारण तो भूमि में उपस्थित वनस्पति आवरण के हटने की वजह से, कृषि भूमि की अत्यधिक जुताई करने की वजह से, जिससे कि मृदा की संरचना कमजोर पड़ जाती है। और अनुचित कृषि पद्धतियाँ जैसे हमारे ढलान के विपरीत जुताई न करना। क्या ढलान के विपरीत जुताई न करना ये हमारी कुछ अनुचित कृषि पद्धतियाँ होती है जिसकी वजह से अपरदन होता है। अब बात करें अपरदन को हम ठीक तरह से कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे करें? तो पेड़-पौधे लगा के मतलब वृक्षारोपण, खेतों की मेड़बंदी करके, समोच्च जुताई, जिसे कंटूर प्लाउइंग कहते हैं। सीढ़ीनुमा खेत बना के, पट्टीदार खेत बना के, स्ट्रिप क्रॉपिंग करके, तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपरदन को रोक सकते हैं। तो पहली समस्या तो हमने अपरदन देखी थी। दूसरी समस्या आती है कौन सी? लवणीयता, जिसे सैलिनिटी कहते हैं। बात करें सैलिनिटी या लवणीयता क्या होती है? अत्यधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में या फिर शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या होता है? केशिकात मतलब कैपिलरी एक्शन प्रक्रिया के द्वारा भूमि के नीचे से कैपिलरी एक्शन या फिर केशिकात प्रक्रिया के द्वारा भूमि के नीचे से जो घुले हुए लवण होते हैं, इस जल के साथ क्या ऊपरी सतह पे आके जम जाते हैं। जल के साथ क्या हमारे घुल जाते हैं और घुल के क्या ऊपरी सतह पर आकर जम जाते हैं और किस वजह से आते हैं? केशिकात प्रक्रिया या फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से। जिससे हमारी सफेद परत का हमारे मिट्टी के ऊपर निर्माण हो जाता है। जिसे हमारे लवणीयता रेह कलर कहा जाता है और इससे क्या होता है? मिट्टी अनउपजाऊ बन जाती है। लेकिन फिर भी अनार और कपास ये 2 फसलें होती हैं, ये हमारी लवणीय जो मृदा होती है इसमें उग जाती है आसानी से। बात करें उपाय की, तो वो इसका उपाय किया जा सकता है लीचिंग के द्वारा, निस्पंदन विधि के द्वारा। तो मिट्टी में लवणों को नीचे की परतों में धोकर निकालना। क्या? मिट्टी की जो मिट्टी से लवणों को नीचे की परतों में धोकर निकालने की प्रक्रिया हमारी निस्पंदन या फिर लीचिंग प्रक्रिया कहलाती है। कैसे? बात करें इसकी तो जिप्सम जैसे जो रासायनिक खाद है इनका उपयोग करके, जिप्सम जैसे रासायनिक खादों का उपयोग करके, विशेषकर हमारे देखें तो क्षारीयता के साथ संयुक्त लवणीयता के लिए हमारे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और ये हमारे क्या जल निकासी में सुधार करता है। तो दूसरी समस्या हमने देखी कौन सी? लवणीयता। अगली समस्या आती है कौन सी? सेम की समस्या, जिसे वाटर लॉगिंग की समस्या भी कहते हैं। बात करें है क्या? कोई पानी क्या है लंबे समय तक पानी मिट्टी में इकट्ठा रहता है, जमा रहता है, तो वहाँ क्या सेम की समस्या आ जाती है। बात करें भूमि का दलदली या अधिक नमी युक्त होना, क्या सेम क्या होता है? भूमि का दलदली, अधिक नमी युक्त होना, जिसमें क्या है जल स्तर अत्यधिक ऊपर आ चुका होता है, जिसमें जल स्तर क्या जमीन से भी ऊपर आ जाता है, वो हमारे क्या वहाँ सेम की समस्या दिखती है। मिट्टी में क्या हवा का संचार रुक जाता है, तो फिर क्या होता है मिट्टी में से हवा का संचार रुक जाएगा, जिससे पेड़ पौधे की जड़ें सांस नहीं ले पाती है और जड़ें क्या होती है मर जाती है। फिर ये मुख्य रूप से हमारे क्या अत्यधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, नहरों के रिसाव वाले क्षेत्र होते हैं, वो क्षेत्र होते हैं जहाँ हमारे सेम की समस्या देखने को मिलती है। विस्तार की बात करें तो कहाँ है? हमारे हनुमानगढ़ में, विशेषकर हमारे बड़ोपल क्षेत्र जो अपने क्या सेम की समस्या के लिए जाना जाता है। कौन सा? बड़ोपल क्षेत्र हनुमानगढ़ का, जहाँ सेम की समस्या ज्यादा होती है, पानी का रिसाव ज्यादा होता है
जिसकी वजह से क्या जड़ पेड़ पौधों की जड़ें सांस नहीं ले पाती और पेड़ पौधे मर जाते हैं। और दूसरा हमारा क्या गंगानगर वाला चित्र है और वो किस वजह से, इंदिरा गांधी नहर की वजह से। बात करें सेम की समस्या का क्या इलाज कर सकते हैं। एक हमारा सफेदे का पेड़ आता है, काफी ज्यादा आपने देखा होगा, लंबे लंबे सफेदे के पेड़ होते हैं जिसे हम कहते हैं यूकेलिप्टस। तो इस पेड़ का रोपण किया जाए। तो ये वृक्ष क्या अत्यधिक पानी को सोख लेते हैं जिससे हमारा जल स्तर नीचे आ जाता है। लेकिन ये हमारे क्या उन क्षेत्रों में नहीं लगानी चाहिए जहाँ जल की कमी होती है, ये वहां लगानी चाहिए जहाँ जल की अधिकता होती है। तो फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक का उपयोग करके। तो ये है क्या, जल कुशल सिंचाई पद्धतियाँ होती है, जो पानी की बर्बादी को कम करती है, जल रिसाव को भी कम करती है। कौन-सी हमारी? ये विधि है हमारी फव्वारा विधि, ये और हमारे बूंद-बूंद सिंचाई विधि। तो बेहतर जल निकासी प्रणालियों का विकास करके, क्या बेहतर जल निकासी प्रणाली का विकास करके भी से सेम की समस्या को रोका जा सकता है। अगली समस्या आती है हमारी कौन सी, क्षारीयता की समस्या, मतलब एल्कलिनिटी की बात करें। तो ये समस्या क्या है? तो मिट्टी में हमारे पीएच की मात्रा 8.5 से अधिक होने पे, कुछ जगह देखें तो 8 या 8.2 कहें, लेकिन एवरेज हम देखें तो 8.5 से अधिक होने पे क्षारीय मृदा कहलाएगी। मिट्टी में की का पीएच यदि 8.5 या 8.5 से ज्यादा हो जाए तो उस मृदा को हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा कहेंगे। और उच्च पीएच मान के पौधों के लिए जो पोषक तत्व है, उनकी उपलब्धता को कम कर देते हैं। ज्यादा पीएच मान क्या करता है, पेड़ पौधे आसानी से पोषक तत्व दिए जाने के बाद भी उन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाते। इसका उपाय क्या करें? गुआर या ढेंचा, क्या गुआर या ढेंचा की जो फसल होती है इनकी बुआई करके क्या उन्हीं फसलों को दोबारा से उन मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये हमारी शारीरिक की समस्या को कम करती है। ये फसलें क्या हरी खाद के रूप में काम करती हैं। तो गुआर या ढेंचा की फसल उगाओ, उगने के बाद उन फसलों को वापस मिट्टी में दबा दो। मिट्टी में कार्बन पदार्थ और अम्लीयता को बढ़ाती है जिससे हमारी क्षारीयता मिट्टी में कम हो जाती है। तो जिप्सम या फिर रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग करके, तो जिप्सम हमारे जैसे कैल्शियम सल्फेट है, तो कि जिप्सम सोडियम को विस्थापित कर देता है। कि जिप्सम क्या कर देता है? सोडियम को विस्थापित कर देता है और मिट्टी की संरचना और पीएच को बढ़िया करने का काम करता है कौन? जिप्सम। तो आपसे याद रखें। फिर बात करें सॉइल डिग्रेडेशन की, अगली समस्या आती है मेरे को से मृदा अवकर्ष। बात करें मृदा अवकर्ष है क्या? तो मिट्टी की भौतिक मतलब फिजिकल, रासायनिक मतलब केमिकल और जैविक मतलब बायोलॉजिकल क्षमता का ह्रास होना, क्षमता यदि कम हो जाती है तो मिट्टी की हमारी भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षमता गिर जाती है, ह्रास हो जाती है, जिससे उसकी उत्पादकता पारिस्थितिकी कार्यों में कमी आती है। या जिससे उसकी उत्पादकता पारिस्थितिकी कार्यों में कमी आती है, यही हमारी मृदा अवकर्ष कहलाता है। इसमें हमारे अपरदन, लवणीयता, क्षारीयता, पोषक तत्वों की कमी और जैविक पदार्थों का ह्रास और संदूषण, ये सब चीजें शामिल होती है जिसकी वजह से हमारे मृदा अवकाश होता है। आप बात करें इसके उपाय की, तो जैविक उर्वरक मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करके, तो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो बात करें जैविक उर्वरकों के उपयोग की, तो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये पहला उपाय है। फिर फसल चक्र मतलब जो क्रॉप रोटेशन है, इसका उपयोग करना। एक ही भूमि में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना, बदल-बदल के फसलें उगाना। फिर कम जुताई वाली कृषि, जो हमारी मिनिमम टिलेज है, और शून्य जुताई जो नॉन टिलेज फार्मिंग है, तो मिट्टी की संरचना को बनाए रखने में सहायता करती है। फिर हरी खाद की बात करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग की, इसका उपयोग करके तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना। तो इस तरह से हम क्या है, जो मृदा अवकर्ष है उसको रोक सकते हैं। तो मृदा परीक्षण की बात करें, तो सॉइल टेस्टिंग, जो हमारे मृदा कार्ड होते हैं, मृदा टेस्ट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है जो हमारे केंद्र सरकार की योजना है, तो उसका प्रयोग करके तो पोषक तत्वों की कमी को जान के उनका उचित प्रबंधन करना। तो वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का पालन करना, जिसमें हमारे टिकाऊ कृषि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देना। मृदा क्या है? एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन। इस बात से हम खत्म करेंगे। मृदा क्या है? एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, जो इस जितनी भी समस्याएं, पांचों प्रकार की समस्या देखी थी, इन समस्याओं का समाधान टिकाऊ कृषि पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह आज हमने एक लेक्चर के जरिए राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण, परिचय और उनके आने वाली समस्याएं और उनके उपाय को जानने का प्रयास किया। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।